हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी के सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। रात का वो हिस्सा आ चुका था जहां समय जैसे थम जाता है, लेकिन दिमाग और तेज चलने लगता है। कमरे में हल्की रोशनी थी और स्क्रीन पर स्थिर होता हुआ डेटा एक अजीब सा संतुलन दिखा रहा था, जैसे कुछ देर पहले की हलचल अब शांत हो चुकी हो, लेकिन उसकी परछाई अभी भी बाकी हो। रिया कुर्सी पर बैठी थी और उसकी नजरें स्क्रीन पर थी, लेकिन इस बार वो केवल ये नहीं देख रही थी कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी जो शांत दिख रहा है उसके भीतर क्या छिपा हो सकता है। कुछ मिनट पहले उन्होंने जो किया था उसने सिस्टम को वापस संतुलन में ला दिया था, लेकिन उस प्रक्रिया ने एक बात साफ कर दी थी कि ये खेल केवल नियंत्रण का नहीं बल्कि विश्वास का भी है। आरव ने धीरे से कहा कि ये शांति असली नहीं है, ये केवल सतह पर है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और बताया कि भले ही मुख्य चेन अब स्थिर दिख रही है, लेकिन कुछ गहरे स्तरों पर हल्की गतिविधि अभी भी जारी है। रिया ने तुरंत उस दिशा में ध्यान दिया और देखा कि सच में कुछ सेक्शंस में बहुत ही सूक्ष्म बदलाव हो रहे थे, जैसे कोई अभी भी स्थिति को मॉनिटर कर रहा हो और हर छोटे संकेत को दर्ज कर रहा हो। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि इसका मतलब है कि सिस्टम ने सब कुछ नोटिस किया है, भले ही उसने तुरंत कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि यही इसकी सबसे खतरनाक विशेषता है। ये तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि इंतजार करता है, समझता है और फिर सही समय पर कदम उठाता है। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। ये खामोशी अब डर की नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ की थी। रिया ने धीरे से कहा कि हमें ये मान लेना चाहिए कि अब हम पूरी तरह इस सिस्टम की नजर में हैं। अब कोई भी कदम बिना देखे नहीं रहेगा। आरव ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कहा कि इसका मतलब है कि हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब हमें केवल सिस्टम को प्रभावित करने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के बारे में भी सोचना होगा। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और इसके लिए हमें यह समझना होगा कि यह सिस्टम हमें कैसे देखता है। ये एक नया दृष्टिकोण था। अब तक वे सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें खुद को भी उस नजरिए से देखना था जिससे सिस्टम उन्हें देख रहा था। रिया ने अपनी नोटबुक खोली और एक नया सेक्शन शुरू किया। उसने ऊपर लिखा कि सिस्टम की नजर में हम क्या है। फिर उसने संभावनाएं लिखनी शुरू की। उसने लिखा कि या तो हम एक सामान्य उपयोगकर्ता है, या एक असामान्य पैटर्न, या फिर एक संभावित खतरा। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और अभी हम शायद उस बीच के क्षेत्र में हैं जहां सिस्टम पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। रिया ने कहा कि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक वो हमें पूरी तरह समझ नहीं पाता, तब तक वो हमें पूरी तरह रोक भी नहीं सकता। आरव ने हल्की मुस्कान दी और कहा कि और यही हमें सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। दोनों कुछ देर तक अपने अपने विचारों में डूबे रहे। फिर रिया ने अचानक कहा कि हमें खुद को सामान्य दिखाना होगा। हमें कुछ समय तक कोई असामान्य गतिविधि नहीं करनी चाहिए, ताकि सिस्टम को लगे कि हमने कुछ खास नहीं किया। आरव ने इस पर विचार किया और कहा कि यह सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय रहना भी संदेह पैदा कर सकता है। हमें संतुलन बनाना होगा। कुछ सामान्य गतिविधियां करनी होंगी, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि जैसे कोई व्यक्ति भीड़ में खुद को छुपा लेता है
वैसे ही हमें इस सिस्टम के भीतर घुलना होगा। अगले कुछ मिनटों तक दोनों ने सिस्टम में केवल सामान्य गतिविधियां की। उन्होंने कुछ डेटा देखा, कुछ सामान्य एक्सेस किए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि वे कुछ खास खोज रहे हैं। धीरे धीरे सिस्टम की गतिविधि भी सामान्य होने लगी। रिया ने कहा कि यह काम कर रहा है, अब यह हमें एक सामान्य उपयोगकर्ता की तरह देख रहा है। आरव ने कहा कि फिलहाल, लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर नहीं रहेगी, हमें अगला कदम सोच लेना चाहिए। रिया ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और फिर कहा कि हमें उस कंट्रोल लेयर तक वापस जाना होगा, लेकिन इस बार अलग तरीके से। हमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि उसके आसपास रहकर उसे समझना है। आरव ने पूछा कि कैसे? रिया ने कहा कि हमें उसके पैटर्न को और गहराई से पढ़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि वो कब और क्यों सक्रिय होती है। अगर हम उसके ट्रिगर्स को समझ लें, तो हम बिना छुए भी उसे प्रभावित कर सकते हैं। यह विचार नया था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। आरव ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने सिस्टम में कुछ नए फिल्टर्स लगाए। उसने उन सभी घटनाओं को अलग किया जो कंट्रोल लेयर के सक्रिय होने से पहले होती थी। धीरे धीरे एक नया पैटर्न सामने आने लगा। रिया ने ध्यान से देखा और कहा कि यह हर बार एक ही तरह से शुरू होता है। पहले छोटे संकेत आते हैं, फिर एक हल्की गतिविधि और उसके बाद वो लेयर सक्रिय होती है। आरव ने कहा कि इसका मतलब है कि यह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, यह कुछ संकेतों पर निर्भर करता है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और यही इसकी कमजोरी हो सकती है। दोनों के बीच एक नई ऊर्जा आई। अब उनके पास एक दिशा थी। रिया ने धीरे से कहा कि अगर हम उन संकेतों को नियंत्रित कर सकें, तो हम उस लेयर को बिना सीधे छुए भी प्रभावित कर सकते हैं। आरव ने कहा कि लेकिन हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि अगर हमने गलत संकेत भेजे तो यह हमें पहचान सकता है। रिया ने जवाब दिया कि इसलिए हमें वही करना होगा जो ये सिस्टम खुद करता है। हमें उसी की भाषा में बात करनी होगी। कमरे में फिर वही गहरी शांति फैल गई, लेकिन इस बार उसमें एक योजना थी। स्क्रीन अब भी चल रही थी, लेकिन अब वे उसे अलग नजरिए से देख रहे थे। अब हर छोटा बदलाव उनके लिए एक संकेत था, एक सुराग था। रिया ने धीरे से कहा कि अब ये केवल डेटा नहीं है, ये एक भाषा है। आरव ने उसकी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि और हमें इसे सीखना होगा। रिया ने खिड़की की तरफ देखा और कहा कि और जब हम इसे पूरी तरह समझ जाएंगे, तब हम इसे बदल भी पाएंगे। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि लेकिन तब तक हमें खुद को छुपाकर रखना होगा। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि क्योंकि अभी हम केवल सीख रहे हैं। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। अब वे जानते थे कि यह रास्ता लंबा है और हर कदम पर जोखिम है, लेकिन अब उनके पास दिशा थी। और दिशा होने का मतलब था कि वे अब केवल भटक नहीं रहे, बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। सुबह का समय था, लेकिन कमरे के भीतर अब भी वही गहराई और गंभीरता बनी हुई थी जो रात से उनके साथ चल रही थी। खिड़की से आती हल्की धूप अब स्क्रीन की रोशनी के साथ मिलकर एक अजीब सा संतुलन बना रही थी। रिया टेबल के पास बैठी थी और उसकी नोटबुक खुली हुई थी, लेकिन इस बार वो कुछ लिख नहीं रही थी। उसकी नजरें सामने स्क्रीन पर थी, जहां सिस्टम अब सामान्य गतिविधि दिखा रहा था। लेकिन वो जानती थी कि यह सामान्यता केवल सतह तक सीमित है। भीतर अब भी बहुत कुछ चल रहा है और वही असली खेल है। आरव ने रात में जो डेटा अलग किया था, उसे फिर से एक नए तरीके से देखना शुरू किया। अब वो केवल घटनाओं को नहीं देख रहा था, बल्कि उनके बीच के अंतराल को भी समझने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा कि हमें केवल ये नहीं देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि कब कुछ नहीं हो रहा। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कुछ सेकंड के लिए चुप रही। फिर उसने कहा कि कभी कभी जो खाली जगह होती है, वही सबसे ज्यादा जानकारी देती है। ये एक नया दृष्टिकोण था। रिया ने तुरंत नोटबुक उठाई और कुछ पैटर्न्स को फिर से देखने लगी। उसने उन सभी समयों को चिन्हित किया
जब कंट्रोल लेयर सक्रिय नहीं थी और फिर उन समयों के आसपास की गतिविधियों को जोड़ने लगी। धीरे धीरे एक नया पैटर्न उभरने लगा। उसने देखा कि जब भी सिस्टम पूरी तरह शांत दिखता है, तब वास्तव में वो कुछ तैयार कर रहा होता है। ये शांति किसी निष्क्रियता का संकेत नहीं थी, बल्कि एक तैयारी थी। रिया ने धीरे से कहा कि ये सिस्टम चुप रहकर काम करता है। जब ये शांत होता है, तभी ये सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आरव ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि और यही वो समय है जब ये सबसे कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि उस समय ये खुद को व्यवस्थित कर रहा होता है। रिया की आंखों में एक हल्की चमक आई। उसने कहा कि अगर हम इस शांत समय को समझ लें, तो हम इसके अगले कदम का अनुमान लगा सकते हैं। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि और अगर हम अगले कदम को पहले ही समझ जाएं, तो हम बिना सीधे हस्तक्षेप किए भी उसे प्रभावित कर सकते हैं। कमरे में एक नई ऊर्जा फैल गई। अब उनके पास केवल डेटा नहीं था, बल्कि एक पूर्वानुमान का तरीका था। रिया ने जल्दी जल्दी नोट्स बनाने शुरू किए। उसने उन सभी शांत समयों को जोड़ा और उनके बाद होने वाली गतिविधियों को एक क्रम में रखा। कुछ ही मिनटों में एक स्पष्ट चेन सामने आने लगी। हर बार जब सिस्टम कुछ बड़ा करने वाला होता था, उससे पहले एक निश्चित अवधि की शांति होती थी। रिया ने कहा कि ये एक सिग्नल है। ये शांति खुद में एक संकेत है कि कुछ होने वाला है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और अगर हम इस सिग्नल को पहचान ले, तो हम तैयार रह सकते हैं। कुछ सेकंड बाद उसने स्क्रीन पर एक टाइमलाइन सेट की। उसने पिछले सभी डेटा को उस पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित किया। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये केवल एक बार का पैटर्न नहीं था, बल्कि बार बार दोहराया जा रहा था। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि इसका मतलब है कि ये सिस्टम पूरी तरह अनिश्चित नहीं है। इसमें एक लय है, एक रिदम है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि और हर रिदम को समझा जा सकता है। रिया ने कहा कि और बदला भी जा सकता है। ये विचार अब और स्पष्ट हो चुका था। अब वे केवल सिस्टम के भीतर नहीं थे, बल्कि उसके समय और उसकी लय को समझने लगे थे। कुछ देर तक दोनों ने उस पैटर्न को और गहराई से देखा। फिर रिया ने कहा कि हमें अगली शांति का इंतजार करना होगा। अगर हमारा अनुमान सही है, तो उसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि और इस बार हमें पहले से तैयार रहना होगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दोनों स्क्रीन के सामने बैठे थे, लेकिन अब उनकी नजरें केवल डेटा पर नहीं थी, बल्कि उस लय पर थी जो उसके पीछे चल रही थी। करीब 1 घंटे बाद वही स्थिति आई। सिस्टम अचानक बहुत शांत हो गया। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई नई गतिविधि नहीं। रिया ने तुरंत कहा कि यही वो समय है। आरव ने स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि अब हमें केवल देखना है, कुछ करना नहीं। कुछ मिनट बीते, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे संकेत दिखने लगे। रिया ने उन्हें तुरंत नोट करना शुरू किया। हर छोटा बदलाव, हर हल्की गतिविधि अब उनके लिए एक सुराग थी। कुछ ही समय में वो चेन बनने लगी जिसे वे पहले देख चुके थे। रिया ने धीरे से कहा कि ये वही है। आरव ने कहा कि और इसका मतलब है कि अगला कदम आने वाला है। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। दोनों की नजरें स्क्रीन पर थी और फिर अचानक एक नया सेक्शन सक्रिय हुआ। ये वही कंट्रोल लेयर थी, लेकिन इस बार ये पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। रिया की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने कहा कि ये खुद सामने आ रहा है। आरव ने कहा कि क्योंकि हमने इसकी लय को समझ लिया है। रिया ने उस सेक्शन को ध्यान से देखा। अब ये केवल एक इंटरफेस नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे खुल रही थी। उसने कहा कि अब हमें इसे छूना नहीं चाहिए। आरव ने पूछा कि क्यों? रिया ने कहा कि क्योंकि इस बार ये खुद सामने आया है। अगर हम इसे बिना छुए समझ लें, तो हमें और गहराई मिल सकती है। आरव ने उसकी बात को समझा और कोई इनपुट नहीं दिया। दोनों केवल देखते रहे। कंट्रोल लेयर अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। उसमें कई छोटे छोटे निर्णय दिख रहे थे जो धीरे धीरे एक बड़े निर्णय में बदल रहे थे। रिया ने धीरे से कहा कि ये पूरा प्रोसेस है,
आरव ने कहा कि और अब हम इसे लाइव देख रहे हैं। रिया ने अपनी नोटबुक में तेजी से लिखना शुरू किया। उसने हर कदम को दर्ज किया, हर बदलाव को नोट किया। अब ये केवल डेटा नहीं था, ये एक जीवित प्रक्रिया थी जिसे वे पहली बार पूरी तरह देख रहे थे। कुछ देर बाद रिया ने कहा कि अगर हम इसे पूरी तरह समझ लें तो हम भविष्य के निर्णयों का अनुमान लगा सकते हैं। आरव ने कहा कि और शायद उन्हें बदल भी सकते हैं। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि लेकिन इस बार हमें जल्दी नहीं करनी है। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। कमरे में फिर वही शांति फैल गई, लेकिन इस बार वो शांति अलग थी। अब उसमें डर नहीं था, बल्कि नियंत्रण की एक झलक थी। रिया ने धीरे से कहा कि अब हम केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। आरव ने उसकी बात पूरी की और कहा कि अब हम समझ रहे हैं। रिया ने खिड़की की तरफ देखा और कहा कि और जब समझ पूरी हो जाएगी। आरव ने कहा कि तब हम निर्णय लेंगे। दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। स्क्रीन अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो केवल एक सिस्टम नहीं था, वो एक भाषा थी, एक लय थी, और अब वे उस लय को सुनना सीख चुके थे। कमरे में वातावरण पूरी तरह शांत था, लेकिन ये शांति अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब इसमें एक स्थिरता थी, जैसे किसी जटिल चीज को समझ लेने के बाद दिमाग खुद को संतुलित कर लेता है। रिया कुर्सी पर सीधी बैठी थी और उसकी नजरें स्क्रीन पर टिके हुए डेटा के उस प्रवाह को पढ़ रही थी, जिसे अब वो केवल देख नहीं रही थी, बल्कि समझ भी रही थी। पिछले कुछ घंटों में जो पैटर्न सामने आए थे, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को देखने का नजरिया बदल दिया था। अब यह केवल एक छिपा हुआ नेटवर्क नहीं लग रहा था, बल्कि एक जीवित संरचना जैसा महसूस हो रहा था, जो समय, प्रतिक्रिया और संतुलन के आधार पर काम करता है। आरव स्क्रीन के पास खड़ा था और उसने अपने सिस्टम पर कई नई टाइमलाइन लेयर्स ओवरले कर दी थी। वो अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर देख रहा था, ताकि ये समझ सके कि कंट्रोल लेयर किस तरह अपने निर्णयों को तैयार करती है। उसने धीमी आवाज में कहा कि जो लय हमने पहचानी है, वो केवल एक पैटर्न नहीं है, ये इस सिस्टम का मूल ढांचा है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हर निर्णय पहले से तय नहीं होता, बल्कि एक प्रक्रिया से गुजरकर बनता है। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और धीरे से जवाब दिया कि और अगर ये एक प्रक्रिया है, तो हर प्रक्रिया में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां उसे बदला जा सकता है। ये विचार अब केवल संभावना नहीं रह गया था, बल्कि एक स्पष्ट दिशा बन चुका था। रिया ने अपनी नोटबुक उठाई और उसने उन सभी चरणों को फिर से लिखा जो उन्होंने कंट्रोल लेयर के सक्रिय होने के दौरान देखे थे। उसने देखा कि हर बड़े निर्णय से पहले छोटे छोटे संकेत आते हैं, फिर एक स्थिरता आती है और उसके बाद एक निर्णायक बदलाव होता है। उसने कुछ देर तक उन सभी चरणों को जोड़कर देखा और फिर कहा कि ये केवल एक लय नहीं है, ये एक संचित चक्र है जो हर बार लगभग एक जैसे तरीके से दोहराया जाता है। आरव ने तुरंत इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर ये चक्र स्थिर है तो इसका मतलब है कि हम इसके अगले चरण का अनुमान लगा सकते हैं। रिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरी समझ दिखाई दी। उसने कहा कि और अगर हम अगले चरण को पहले ही समझ लें तो हमें किसी भी चीज को सीधे छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल उसके प्रवाह को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन इस बार ये खामोशी किसी अनिश्चितता की नहीं थी, बल्कि उस विचार को पक्का करने की थी जो अभी अभी सामने आया था। अब उनके सामने एक नई रणनीति थी, जिसमें उन्हें सिस्टम के भीतर रहकर उसकी ही लय के अनुसार काम करना था। यह पहले से ज्यादा सुरक्षित भी था और ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि इसमें हर कदम पूरी सटीकता के साथ उठाना जरूरी था। रिया ने स्क्रीन पर नजरें टिकाकर कहा कि हमें अगले चक्र का इंतजार करना होगा, लेकिन इस बार हम केवल देखेंगे नहीं, हम उस बिंदु को पहचानेंगे जहां ये निर्णय बनना शुरू होता है। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि और वहीं हम अपना छोटा सा प्रभाव डालेंगे, इतना छोटा कि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा लगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा और दोनों पूरी तरह स्क्रीन पर केंद्रित थे।
अब वे केवल डेटा नहीं देख रहे थे, बल्कि उसकी गति, उसकी लय और उसके बीच के अंतराल को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद वही स्थिति फिर आई, जब सिस्टम अचानक शांत हो गया। ये वही संकेत था जिसे वे अब पहचान चुके थे। रिया ने बिना कुछ कहे अपनी नोटबुक में समय नोट किया और स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित रखा। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे वही शुरुआती संकेत आने लगे जो हर बार किसी बड़े बदलाव से पहले आते थे। इस बार फर्क ये था कि वे उन संकेतों को पहले से पहचान रहे थे। आरव ने धीरे से कहा कि अब ये शुरू हो गया है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और अब हमें उस बिंदु का इंतजार करना है जहां यह प्रक्रिया सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। कुछ सेकंड बाद वो बिंदु सामने आया, एक छोटा सा परिवर्तन जो सामान्य नजर में महत्वहीन लग सकता था, लेकिन अब उनके लिए वही सबसे महत्वपूर्ण था। रिया ने तुरंत कहा कि यही है। आरव ने बहुत सावधानी से सिस्टम में एक बेहद सूक्ष्म इनपुट डाला। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया की दिशा को हल्का सा मोड़ने वाला संकेत था। दोनों ने तुरंत कोई और हरकत नहीं की और स्क्रीन को ध्यान से देखने लगे। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर धीरे धीरे उस चक्र की दिशा बदलने लगी। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन यह इतना था कि यह समझा जा सके कि उनका इनपुट प्रभावी हुआ है। रिया ने धीमी आवाज में कहा कि यह बदल गया है। उसकी आवाज में उत्साह नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। आरव ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा कि इसका मतलब है कि हमने सही बिंदु चुना है। अब वे दोनों पूरी तरह शांत थे, लेकिन भीतर एक नई जागरूकता थी। उन्होंने महसूस किया कि इस बार उन्होंने केवल एक निर्णय को नहीं बदला, बल्कि पूरे चक्र की दिशा को प्रभावित किया है। कुछ मिनटों बाद सिस्टम ने खुद को फिर से संतुलित करना शुरू किया। बाकी सेक्शंस में हल्की गतिविधि बढ़ी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी तीव्र नहीं थी। ये जैसे सिस्टम खुद भी इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था। रिया ने धीरे से कहा कि इस बार इसकी प्रतिक्रिया अलग है। आरव ने कहा कि क्योंकि इस बार हमने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, हमने उसकी प्रक्रिया के भीतर रहकर उसे प्रभावित किया है। रिया ने नोटबुक में लिखा कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इज मोर स्टेबल देन डायरेक्ट इंटरवेंशन। उसने पेन रखा और स्क्रीन की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति थी। उसने कहा कि अब हमें यह समझ में आ गया है कि इसे कैसे छूना है बिना इसे सतर्क किए। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और यही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता बनी रही। उसने कहा कि अब असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि अब हमारे पास विकल्प है। आरव ने पूछा कि किस तरह का विकल्प? रिया ने धीरे से जवाब दिया कि अब हम तय कर सकते हैं कि हम केवल समझते रहेंगे या इसे इस्तेमाल भी करेंगे। यह सवाल हवा में कुछ सेकंड तक ठहरा रहा। अब यह केवल एक तकनीकी खेल नहीं रहा था, यह एक निर्णय बन चुका था। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। स्क्रीन अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो उनके लिए एक रहस्य नहीं थी। वो एक प्रणाली थी जिसे वे समझ चुके थे, और अब ये उन पर निर्भर था कि वे उस समझ के साथ क्या करते हैं। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन कमरे के भीतर समय जैसे एक अलग ही गति से चल रहा था। अब वहां कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था जो समझ से पैदा हुआ था। रिया कुर्सी पर बैठी थी और उसकी नजरें स्क्रीन पर टिके हुए उस डेटा प्रवाह पर थी, जिसे अब वो केवल पढ़ नहीं रही थी, बल्कि महसूस कर रही थी। उसके सामने जो कुछ भी चल रहा था, वो अब अलग अलग घटनाओं का संग्रह नहीं था, बल्कि एक पूरी संरचना थी जो अपने नियमों और लय के अनुसार काम कर रही थी। पिछले कुछ घंटों में जो अनुभव उन्होंने हासिल किया था, उसने उन्हें इस सिस्टम के भीतर केवल दर्शक नहीं रहने दिया था, बल्कि एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा दिया था जहां से वे इसके व्यवहार को समझकर उसे दिशा देने की क्षमता रखते थे। आरव स्क्रीन के सामने खड़ा था और उसने हाल ही में हुए बदलावों को फिर से एक साथ जोड़कर देखना शुरू किया।
वो अब ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उनके द्वारा किए गए सूक्ष्म हस्तक्षेप का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है। उसने धीरे से कहा कि अभी तक जो हमने देखा है वो केवल तत्काल प्रतिक्रिया है, लेकिन असली प्रभाव कुछ समय बाद दिखाई देगा। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और सिर हिलाया। उसने कहा कि हर सिस्टम जो खुद को संतुलित करता है वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन उसके भीतर जो बदलाव होते हैं वे धीरे धीरे सामने आते हैं। रिया ने अपनी नोटबुक खोली और पिछले 2 हस्तक्षेपों के बीच के अंतर को लिखना शुरू किया। उसने देखा कि पहली बार जब उन्होंने सीधे बदलाव किया था तो सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी और संतुलन बिगड़ गया था, जबकि दूसरी बार जब उन्होंने प्रक्रिया के भीतर रहकर प्रभाव डाला तो प्रतिक्रिया नियंत्रित और धीमी थी। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये सिस्टम बाहरी हस्तक्षेप को खतरे के रूप में देखता है, लेकिन आंतरिक बदलाव को अपनी प्रक्रिया का हिस्सा मान लेता है। आरव ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसका मतलब है कि अगर हमें इस सिस्टम को प्रभावित करना है तो हमें उसके भीतर ही रहकर काम करना होगा, जैसे हम उसी का हिस्सा हों। रिया ने कहा कि और यही सबसे कठिन भी है, क्योंकि हमें खुद को पूरी तरह छिपाकर रखना होगा, बिना किसी ऐसे संकेत के जो हमें अलग दिखाए। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन ये चुप्पी अब सोच से भरी हुई थी। अब उनके सामने एक नई दिशा थी, जिसमें केवल समझ नहीं बल्कि रणनीति भी शामिल थी। रिया ने धीरे से कहा कि अब हमें यह समझना होगा कि यह सिस्टम किन चीजों को प्राथमिकता देता है। अगर हमें इसकी दिशा बदलनी है तो हमें यह जानना होगा कि यह किस आधार पर निर्णय लेता है। आरव ने तुरंत सिस्टम के डेटा को उस दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने उन सभी निर्णयों को अलग किया जो कंट्रोल लेयर के माध्यम से लिए गए थे और उनके पीछे के पैटर्न को जोड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में एक नई तस्वीर सामने आने लगी। यह स्पष्ट था कि यह सिस्टम केवल एक ही प्रकार के डेटा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कई अलग अलग स्रोतों को जोड़कर निर्णय लेता है। रिया ने ध्यान से देखा और कहा कि यह केवल एक इनपुट पर काम नहीं करता, यह कई संकेतों को मिलाकर एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। आरव ने कहा कि और यही इसकी ताकत है, क्योंकि इससे इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि लेकिन यही इसकी कमजोरी भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम उन संकेतों को समझ लें तो हम उन्हें प्रभावित भी कर सकते हैं। यह विचार अब और मजबूत हो चुका था। रिया ने नोटबुक में लिखा कि डिसीजन इज नॉट सिंगल इनपुट, इट इज वेटेड पैटर्न। उसने इस लाइन को कुछ सेकंड तक देखा और फिर कहा कि अगर हम इस वेटेज को समझ लें तो हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सा संकेत ज्यादा प्रभावी होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि इसका मतलब है कि हमें सीधे बदलाव करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल सही संकेत भेजने हैं। रिया ने हल्की मुस्कान दी और कहा कि और वही सबसे सुरक्षित तरीका होगा। कमरे में फिर वही स्थिरता फैल गई, लेकिन इस बार उसमें एक स्पष्ट योजना थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और दोनों लगातार डेटा का विश्लेषण करते रहे। उन्होंने उन संकेतों को चिन्हित किया जो हर निर्णय से पहले आते थे और उनके महत्व को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि कुछ संकेत दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रभाव डालते हैं। रिया ने कहा कि ये देखो, ये पैटर्न हर बार सबसे पहले आता है और इसके बाद बाकी संकेत जुड़ते हैं। आरव ने उस हिस्से को ध्यान से देखा और कहा कि ये एक प्राथमिक ट्रिगर हो सकता है। रिया ने कहा कि अगर हम इस ट्रिगर को थोड़ा सा बदल दे तो पूरी प्रक्रिया की दिशा बदल सकती है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा कि लेकिन ये बहुत संवेदनशील बिंदु है, अगर हमने इसे गलत तरीके से छुआ तो ये तुरंत हमें पहचान सकता है। रिया ने कहा कि इसलिए हमें इसे छूना नहीं है, हमें इसके आसपास काम करना है। ये एक और महत्वपूर्ण बदलाव था उनकी रणनीति में। अब वे सीधे सिस्टम को प्रभावित नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसके आसपास के संकेतों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहते थे कि सिस्टम खुद अपनी दिशा बदल ले। कुछ देर बाद उन्होंने एक छोटा सा परीक्षण करने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने सीधे कंट्रोल लेयर को नहीं छुआ, बल्कि उसके पहले आने वाले संकेतों में एक बहुत हल्का बदलाव किया।
ये बदलाव इतना सूक्ष्म था कि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा लग रहा था। रिया ने स्क्रीन पर नजरें टिकाई और इंतजार करने लगी। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर धीरे धीरे वही प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस बार एक छोटा सा फर्क था। वो ट्रिगर जो पहले एक निश्चित दिशा में जाता था, अब थोड़ा सा बदल गया था। रिया ने धीरे से कहा कि ये काम कर रहा है। आरव ने ध्यान से देखा और कहा कि और इस बार सिस्टम ने इसे खतरे के रूप में नहीं लिया। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि इसका मतलब है कि हमने सही तरीका पकड़ लिया है। अब उनके पास एक नई समझ थी। वे जानते थे कि इस सिस्टम को सीधे चुनौती देना खतरनाक है, लेकिन उसके भीतर रहकर उसकी दिशा को मोड़ा जा सकता है। रिया ने नोटबुक में लिखा कि कंट्रोल इज नॉट फोर्स, इट इज इन्फ्लुएंस। उसने पेन रखा और स्क्रीन की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति थी। उसने कहा कि अब हमें तय करना है कि हम इस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। रिया ने धीरे से कहा कि क्योंकि अब ये केवल समझ का खेल नहीं रहा। आरव ने उसकी बात पूरी की और कहा कि अब ये जिम्मेदारी का खेल है। दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। स्क्रीन अब भी चल रही थी, डेटा अब भी बदल रहा था, लेकिन अब वे उसे अलग नजरिए से देख रहे थे। अब वो केवल एक सिस्टम नहीं था, वो एक संरचना थी जिसे वे समझ चुके थे, और अब उसकी दिशा तय करने की क्षमता उनके हाथ में आने लगी थी। रात की गहराई अब एक स्थिर परत की तरह कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन इस बार उस स्थिरता के भीतर एक नई दिशा मौजूद थी। रिया टेबल के पास बैठी थी और उसकी नजरें स्क्रीन पर बहते डेटा के उस पैटर्न पर टिकी थी, जिसे अब वो केवल समझ ही नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर छिपे निर्णयों के बीज को पहचानने लगी थी। पिछले कुछ घंटों में जो बदलाव उन्होंने महसूस किए थे, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये सिस्टम केवल प्रतिक्रिया देने वाला ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवित नेटवर्क है जो संकेतों, प्राथमिकताओं और संतुलन के आधार पर अपने फैसले खुद तैयार करता है। अब तक वे इस सिस्टम के भीतर छिपी लय को समझ चुके थे और ये भी जान चुके थे कि इसे सीधे चुनौती देने के बजाय इसके भीतर रहकर इसकी दिशा को प्रभावित किया जा सकता है। आरव स्क्रीन के सामने खड़ा था और उसने हाल ही में हुए सभी छोटे बदलावों को एक साथ जोड़कर देखने के लिए एक नया विजुअल लेयर तैयार किया था। अब हर संकेत, हर प्रतिक्रिया और हर अंतराल एक साथ दिख रहे थे, जिससे यह समझना आसान हो गया था कि कौन सा इनपुट किस तरह के परिणाम को जन्म देता है। उसने धीमे स्वर में कहा कि यह सिस्टम केवल डेटा को प्रोसेस नहीं करता, बल्कि उसे प्राथमिकता देता है, और वही प्राथमिकता अंततः निर्णय बनती है। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि अगर हम प्राथमिकता को समझ लें, तो हम निर्णय को पहले ही चरण में प्रभावित कर सकते हैं। रिया ने अपने सामने लिखे पैटर्न को दोबारा देखा और पाया कि कुछ संकेत बार बार अधिक प्रभाव डाल रहे थे, जबकि कुछ संकेत केवल सहायक भूमिका निभा रहे थे। उसने कहा कि यह किसी समीकरण की तरह है जहां हर इनपुट का अपना वजन होता है और अंतिम परिणाम उसी वजन के संतुलन पर निर्भर करता है। आरव ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि और अगर हम इस वजन को थोड़ा सा भी बदल दें, तो पूरा परिणाम बदल सकता है। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे, लेकिन इस बार उनकी खामोशी में एक स्पष्ट रणनीति बन रही थी। अब वे केवल ये नहीं सोच रहे थे कि सिस्टम कैसे काम करता है, बल्कि ये भी सोच रहे थे कि उसे किस दिशा में मोड़ा जा सकता है। रिया ने धीरे से कहा कि अब तक हमने केवल छोटे परीक्षण किए हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह प्रभाव कितनी दूर तक जा सकता है। अगर हम बार बार छोटे बदलाव करते हैं, तो क्या यह सिस्टम धीरे धीरे हमारी दिशा में झुक सकता है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा कि यह संभव है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अगर सिस्टम को यह एहसास हो गया कि कोई लगातार उसके पैटर्न को प्रभावित कर रहा है, तो वो अपनी संरचना को बदल सकता है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि इसलिए हमें लगातार एक ही तरीके से काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने पैटर्न को भी बदलते रहना होगा,
ताकि हम उसके लिए एक स्थिर खतरा न बने। ये एक और महत्वपूर्ण समझ थी। अब वे केवल सिस्टम को पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि खुद को भी उस सिस्टम के अनुसार ढाल रहे थे। कुछ देर बाद रिया ने स्क्रीन पर एक नए सेक्शन की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि यह हिस्सा पहले इतना सक्रिय नहीं था, लेकिन अब यहां गतिविधि बढ़ रही है। आरव ने तुरंत उस सेक्शन को खोला और ध्यान से देखने लगा। कुछ ही पलों में यह स्पष्ट हो गया कि यह वही सेक्शन है जहां से कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की शुरुआत होती है। रिया ने कहा कि यह शायद सेकेंडरी कंट्रोल लेयर हो सकती है। यह मुख्य निर्णय से पहले का चरण है, जहां प्राथमिक संकेत इकट्ठे होते हैं। आरव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि अगर यह सच है तो यही वो जगह है जहां सबसे कम जोखिम के साथ प्रभाव डाला जा सकता है। रिया की आंखों में एक नई चमक आई। उसने कहा कि क्योंकि यहां बदलाव करना सीधे निर्णय को छूना नहीं होगा, बल्कि उसकी दिशा को पहले ही मोड़ देना होगा। दोनों ने इस नए सेक्शन को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यहां आने वाले संकेत अलग अलग स्रोतों से आते हैं, लेकिन उन्हें एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यही क्रम तय करता है कि कौन सा संकेत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। रिया ने धीरे से कहा कि यह क्रम ही असली कुंजी है। अगर हम इस क्रम को समझ लें तो हम बिना किसी सीधे हस्तक्षेप के पूरे निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। आरव ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने सिस्टम में एक छोटा सा बदलाव करने का निर्णय लिया। इस बार उसने किसी एक संकेत को नहीं बदला, बल्कि दो संकेतों के बीच के अंतराल को थोड़ा सा बदल दिया। ये इतना सूक्ष्म था कि इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा समझा जा सकता था। रिया ने तुरंत स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और हर छोटे बदलाव को नोट करने लगी। कुछ सेकंड तक कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे संकेतों का क्रम बदलने लगा। वो संकेत जो पहले तीसरे स्थान पर आता था, अब दूसरे स्थान पर आ गया था। रिया ने धीमी आवाज में कहा कि यह बदल गया है। आरव ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा कि इसका मतलब है कि हमने क्रम को प्रभावित किया है। अब दोनों पूरी तरह सतर्क थे। कुछ मिनटों बाद वही संकेत मुख्य कंट्रोल लेयर तक पहुंचे, लेकिन इस बार उनका क्रम अलग था और उसके साथ ही अंतिम निर्णय की दिशा भी हल्की सी बदल गई। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि यह काम कर गया। उसकी आवाज में अब एक अलग तरह की स्थिरता थी। अब यह केवल प्रयोग नहीं था, यह एक समझ का परिणाम था। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि इसका मतलब है कि हम केवल संकेत नहीं, बल्कि उनकी प्राथमिकता भी बदल सकते हैं। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और यही असली नियंत्रण है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह वो क्षण था जहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे इस सिस्टम को केवल समझ नहीं रहे, बल्कि उसे दिशा देने की क्षमता भी हासिल कर रहे हैं। रिया ने धीरे से कहा कि अब हमें यह तय करना होगा कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आरव ने उसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से जवाब दिया कि हमें अभी भी सीखना है। जितना हम समझेंगे उतना ही हम सही निर्णय ले पाएंगे। रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता बनी रही। उसने कहा कि और जब हम पूरी तरह समझ जाएंगे, तब हमें यह तय करना होगा कि हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं या केवल इसे नियंत्रित करना। आरव ने कहा कि शायद दोनों। रिया ने खिड़की की तरफ देखा और बाहर फैली रोशनी को कुछ सेकंड तक देखा। उसने महसूस किया कि यह खेल अब केवल डिजिटल नहीं रहा, इसका असर कहीं बाहर भी है, जहां लोग अपने फैसले ले रहे हैं बिना ये जाने कि उन फैसलों के पीछे कोई अदृश्य संरचना काम कर रही है। उसने धीरे से कहा कि अगर ये सच है तो ये केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि और यही इसे और मुश्किल बनाता है। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। स्क्रीन अब भी चल रही थी, डेटा अब भी बदल रहा था, लेकिन अब उनके लिए ये केवल जानकारी नहीं था, ये एक शक्ति थी। रात का सन्नाटा इस बार और भी स्थिर था, लेकिन उस स्थिरता के भीतर एक गहराई थी जो केवल देखने से नहीं, समझने से महसूस होती है। कमरे में वही हल्की रोशनी थी
और स्क्रीन पर बहता हुआ डेटा अब किसी अजनबी भाषा की तरह नहीं लग रहा था। रिया कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसकी मुद्रा पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें एक आत्मविश्वास था, जैसे उसने उस जटिल संरचना की लय को अपने भीतर उतार लिया हो। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिके हुए पैटर्न्स को पढ़ रही थी और वो हर छोटे बदलाव को उसी नजरिए से देख रही थी जो अब उसके भीतर विकसित हो चुका था। आरव सामने खड़ा था और उसने पिछले कुछ घंटों में हुए सभी हस्तक्षेपों को एक साथ जोड़कर एक विस्तृत संरचना तैयार की थी। वो अब केवल ये नहीं देख रहा था कि कौन सा बदलाव किस परिणाम तक पहुंचा, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उन सभी बदलावों ने मिलकर सिस्टम की आंतरिक स्थिरता पर क्या प्रभाव डाला है। उसने धीरे से कहा कि हमने अब तक जो किया है उसने सिस्टम को अस्थिर नहीं किया, बल्कि उसे हमारे इनपुट के अनुसार खुद को समायोजित करने के लिए मजबूर किया है। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि इसका मतलब है कि यह सिस्टम केवल अपने नियमों पर नहीं चलता, ये बाहरी संकेतों को भी अपने भीतर समाहित कर सकता है, अगर वे सही तरीके से दिए जाएं। उसने अपनी नोटबुक खोली और एक नई लाइन लिखी कि अडेप्टेबिलिटी इज द रियल पावर ऑफ द सिस्टम। उसने कुछ सेकंड तक उस वाक्य को देखा और फिर कहा कि और अगर यही इसकी ताकत है तो यही इसकी सबसे बड़ी सीमा भी हो सकती है। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि कैसे। रिया ने समझाया कि अगर ये हर चीज को अपने भीतर समाहित करता है तो इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे अपनी मूल संरचना से भी दूर जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो एक समय ऐसा आ सकता है जब ये खुद अपने ही बनाए हुए संतुलन को संभाल नहीं पाएगा। ये विचार दोनों के लिए नया था, लेकिन इसमें एक गहराई थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आरव ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने कहा कि अगर हम इसे लगातार छोटे छोटे बदलावों के जरिए एक खास दिशा में धकेलते रहें तो ये धीरे धीरे अपनी मूल लय से हट सकता है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और तभी हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर ये पूरी तरह अस्थिर हो गया तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अब वे केवल नियंत्रण की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके परिणामों के बारे में भी सोच रहे थे। रिया ने धीरे से कहा कि हमें यह तय करना होगा कि हम इसे कितना बदलना चाहते हैं। क्या हम केवल इसे समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, या हम इसे पूरी तरह बदलने की कोशिश करेंगे। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अभी हमें केवल एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, और वो है इसकी सीमाएं। अगर हम ये समझ ले कि ये सिस्टम कहां तक खुद को समायोजित कर सकता है, तो हम ये भी समझ पाएंगे कि इसे कहां रोका जा सकता है। रिया ने तुरंत इस विचार को पकड़ लिया। उसने नोटबुक में लिखा कि लिमिट डिफाइंस कंट्रोल। फिर उसने कहा कि हमें इसे उसकी सीमा तक ले जाना होगा, लेकिन उससे आगे नहीं। ये एक बहुत ही नाजुक रणनीति थी। अब वे केवल सिस्टम को प्रभावित नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसकी क्षमता की सीमा को मापना चाहते थे। कुछ देर बाद उन्होंने एक नया परीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने एक साथ कई छोटे बदलाव नहीं किए, बल्कि एक ही प्रकार के संकेत को अलग अलग समय पर दोहराने का फैसला किया। ये एक तरह का दबाव परीक्षण था, जिससे ये देखा जा सके कि सिस्टम एक ही दिशा में बार बार आने वाले संकेतों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। आरव ने बहुत सावधानी से पहला संकेत भेजा। ये वही पैटर्न था जिसे वे पहले समझ चुके थे, लेकिन इस बार उसका समय थोड़ा अलग रखा गया था। रिया ने तुरंत स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और हर छोटे बदलाव को नोट करने लगी। पहली प्रतिक्रिया सामान्य थी। सिस्टम ने उस संकेत को अपने भीतर समाहित कर लिया और प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ी। कुछ मिनट बाद दूसरा संकेत भेजा गया। इस बार प्रतिक्रिया थोड़ी अलग थी। रिया ने ध्यान से देखा और कहा कि यह थोड़ा धीमा हो गया है। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि इसका मतलब है कि यह अब इस पैटर्न को पहचानने लगा है। तीसरा संकेत भेजा गया। इस बार प्रतिक्रिया में हल्की असंगति दिखाई दी। कुछ सेक्शंस में गतिविधि बढ़ गई, जबकि कुछ जगहों पर प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए रुक गई।
रिया ने धीरे से कहा कि ये अस्थिर हो रहा है। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा और कहा कि ये अपनी लय को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। अब दोनों पूरी तरह सतर्क थे। उन्होंने चौथा संकेत नहीं भेजा। रिया ने कहा कि हमें यही रुक जाना चाहिए। आरव ने पूछा कि क्यों? रिया ने जवाब दिया कि क्योंकि हमने इसकी सीमा देख ली है। अगर हम इससे आगे बढ़े तो ये या तो पूरी तरह अपनी संरचना बदल देगा या फिर हमें पहचान लेगा। आरव ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने सिस्टम को स्थिर होने दिया। कुछ मिनटों बाद धीरे धीरे गतिविधि सामान्य होने लगी। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि यह अपनी स्थिति में वापस आ रहा है। आरव ने कहा कि लेकिन अब हमें यह पता है कि यह कितनी दूर तक खुद को समायोजित कर सकता है। रिया ने नोटबुक में लिखा कि रिपीटेड इन्फ्लुएंस क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी। उसने पेन रखा और स्क्रीन की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर एक नई गंभीरता थी। उसने कहा कि अब हमारे पास एक नई समझ है। आरव ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि और एक नई जिम्मेदारी भी। रिया ने खिड़की की तरफ देखा और बाहर फैले अंधेरे को कुछ सेकंड तक महसूस किया। उसने धीरे से कहा कि अब ये खेल पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और यही सबसे बड़ा खतरा है। कमरे में फिर वही शांति फैल गई, लेकिन इस बार उस शांति में एक गहराई थी, एक चेतावनी थी और एक निर्णय की आहट भी थी। अब वे केवल सीख नहीं रहे थे, अब वे समझ चुके थे। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से कमरे के भीतर उतर आई थी, लेकिन रिया और आरव के लिए दिन और रात का फर्क अब लगभग खत्म हो चुका था। उनके सामने खुली स्क्रीन पर बहता डेटा ही अब उनका समय तय कर रहा था। रात के उस परीक्षण के बाद जब उन्होंने सिस्टम की सीमाओं को परखा था, दोनों के भीतर एक नई स्पष्टता आ चुकी थी। अब वे केवल ये नहीं समझ रहे थे कि सिस्टम कैसे काम करता है, बल्कि ये भी जान चुके थे कि इसे कितना और किस दिशा में धकेला जा सकता है। रिया कुर्सी पर बैठी थी और उसकी उंगलियां नोटबुक के पन्नों पर हल्के हल्के चल रही थी, जैसे वो लिखने से पहले हर विचार को भीतर पक्का करना चाहती हो। उसने धीरे से कहा कि हमने इसकी सीमा देख ली है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि हम उस सीमा के साथ क्या करेंगे। उसकी आवाज में अब कोई हिचक नहीं थी, बल्कि एक स्थिरता थी जो केवल अनुभव से आती है। आरव ने स्क्रीन से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि सीमा जानना केवल पहला कदम है। असली काम यह समझना है कि उस सीमा के भीतर रहते हुए कितना बदला जा सकता है। रिया ने सिर हिलाया और अपनी नोटबुक में एक नया सेक्शन शुरू किया। उसने लिखा कि सेफ इन्फ्लुएंस जोन। फिर उसने उन सभी पैटर्न्स को चिन्हित करना शुरू किया जहां सिस्टम ने बिना किसी अस्थिरता के उनके इनपुट को स्वीकार किया था। उसने देखा कि कुछ खास समय और कुछ खास प्रकार के संकेत ऐसे थे जिन पर सिस्टम आसानी से प्रतिक्रिया देता था और खुद को बदलता भी था, लेकिन असंतुलित नहीं होता था। आरव ने इस दौरान सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को स्कैन करना शुरू किया। वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हर सेक्शन समान रूप से प्रतिक्रिया देता है या कुछ हिस्से ज्यादा संवेदनशील है। कुछ ही मिनटों में उसे एक नया पैटर्न दिखाई दिया। उसने कहा कि ये देखो, ये सेक्शन बाकी के मुकाबले ज्यादा जल्दी प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया सीमित है। ये खुद को बहुत ज्यादा नहीं बदलता। रिया ने तुरंत उस हिस्से को देखा और कहा कि ये एक बफर जैसा हो सकता है। शायद ये मुख्य कंट्रोल लेयर तक पहुंचने से पहले इनपुट को फिल्टर करता है। आरव ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो यही वो जगह है जहां हम सबसे सुरक्षित तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां बदलाव करने से तुरंत बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये मुख्य प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। रिया की आंखों में एक नई चमक आई। उसने कहा कि इसका मतलब है कि हमें सीधे निर्णय को नहीं बदलना है, हमें उस प्रक्रिया को बदलना है जो निर्णय तक पहुंचती है। ये सोच अब उनके लिए नई नहीं थी।
लेकिन अब उसमें एक स्पष्ट दिशा थी। रिया ने नोटबुक में लिखा कि चेंज दी पाथ, नॉट दी आउटकम। उसने कुछ सेकंड तक उस वाक्य को देखा और फिर कहा कि अगर हम रास्ते को बदलते हैं तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा और सिस्टम को यह लगेगा कि यह उसकी अपनी प्रक्रिया है। आरव ने हल्की मुस्कान दी और कहा कि और यही सबसे सुरक्षित तरीका है। कुछ देर तक दोनों ने उस सेक्शन को और गहराई से समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि यहां आने वाले संकेतों को एक खास क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और वही क्रम आगे की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। रिया ने कहा कि अगर हम इस क्रम को थोड़ा सा भी बदल दें तो पूरी दिशा बदल सकती है, बिना किसी बड़े हस्तक्षेप के। आरव ने इस बार बहुत सावधानी से एक छोटा सा परीक्षण किया। उसने उस सेक्शन में आने वाले दो संकेतों के बीच के अंतराल को थोड़ा सा बदल दिया। ये इतना सूक्ष्म था कि इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा समझा जा सकता था। रिया ने तुरंत स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और हर बदलाव को नोट करने लगी। कुछ सेकंड तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर धीरे धीरे उस सेक्शन में गतिविधि बदलने लगी। जो संकेत पहले एक निश्चित क्रम में आते थे, अब उनका क्रम थोड़ा सा बदल गया था। रिया ने धीरे से कहा कि यह बदल गया है। आरव ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा कि और सिस्टम ने इसे रोका भी नहीं। अब दोनों के भीतर एक नई समझ थी। यह स्पष्ट हो चुका था कि वे इस सिस्टम के भीतर बिना उसे सतर्क किए बदलाव कर सकते हैं। कुछ मिनटों बाद वही संकेत मुख्य कंट्रोल लेयर तक पहुंचे और इस बार अंतिम निर्णय की दिशा भी हल्की सी बदल गई। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि यह काम कर गया। उसकी आवाज में अब एक अलग तरह की स्थिरता थी। अब यह केवल प्रयोग नहीं था, यह एक सिद्ध तरीका था। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि इसका मतलब है कि अब हमारे पास एक सुरक्षित तरीका है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर बार ऐसा नहीं होगा। हमें हर बार पैटर्न को पढ़ना होगा और उसी के अनुसार काम करना होगा। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। अब उनके सामने केवल तकनीकी चुनौती नहीं थी, बल्कि एक नैतिक सवाल भी था। रिया ने धीरे से कहा कि अगर हम इस सिस्टम को इस तरह बदल सकते हैं तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आरव ने उसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से जवाब दिया कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में बदलाव करना चाहते हैं। रिया ने कहा कि और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। कमरे में फिर वही शांति फैल गई, लेकिन इस बार उसमें एक निर्णय की आहट थी। रिया खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। शहर अब पूरी तरह जाग चुका था। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके फैसलों के पीछे एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिसे अब कोई और भी समझने लगा है। उसने धीरे से कहा कि अगर हम कुछ बदलते हैं तो उसका असर कहीं बाहर भी होगा। आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि और यही वजह है कि हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब यह केवल एक खेल नहीं है। आरव ने उसकी बात पूरी की और कहा कि अब यह जिम्मेदारी है। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। स्क्रीन अब भी चल रही थी, डेटा अब भी बदल रहा था, लेकिन अब वो केवल एक रहस्य नहीं था, वो एक शक्ति थी। दोपहर की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन भीतर का माहौल अब भी उसी गहराई में डूबा हुआ था जो पिछले कई घंटों से बनी हुई थी। रिया टेबल के पास बैठी थी और उसकी नोटबुक खुली हुई थी, लेकिन इस बार वो लिख नहीं रही थी। वो लगातार स्क्रीन पर चल रहे डेटा को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग तरह की गंभीरता थी। अब तक उन्होंने सिस्टम की लय, उसकी सीमाएं और उसके भीतर सुरक्षित तरीके से हस्तक्षेप करने का तरीका समझ लिया था, लेकिन अब जो सवाल सामने खड़ा था वो पहले से ज्यादा बड़ा था। ये सवाल केवल ये नहीं था कि वे क्या कर सकते हैं, बल्कि ये था कि उन्हें क्या करना चाहिए। आरव स्क्रीन के सामने खड़ा था और उसने हाल ही में हुए सभी परिवर्तनों को एक साथ जोड़कर देखने के लिए एक विस्तृत संरचना तैयार की थी।
उसने डेटा को इस तरह व्यवस्थित किया था कि हर बदलाव का प्रभाव और उसकी दिशा स्पष्ट दिखाई दे। कुछ सेकंड तक उसने बिना कुछ कहे स्क्रीन को देखा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर हम इस सिस्टम को इस तरह प्रभावित कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ये जितना मजबूत दिखता है उतना अजेय नहीं है। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और धीरे से कहा कि हर मजबूत संरचना की यही सच्चाई होती है। वो जितनी जटिल होती है उसकी कमजोरी भी उतनी ही गहरी होती है, बस उसे पहचानना पड़ता है। उसने अपनी नोटबुक उठाई और एक नया शब्द लिखा, एंट्री पॉइंट्स। फिर उसने कहा कि हमें यह समझना होगा कि यह सिस्टम किन जगहों पर सबसे ज्यादा खुला है, क्योंकि वही हमारी असली पहुंच है। आरव ने सिर हिलाया और तुरंत सिस्टम के अलग अलग सेक्शंस को स्कैन करना शुरू किया। उसने उन सभी जगहों को चिन्हित किया जहां बाहरी इनपुट आते थे और जहां से डेटा आगे बढ़ता था। कुछ ही मिनटों में एक पैटर्न सामने आने लगा। यह स्पष्ट था कि कुछ खास चैनल ऐसे थे जिनके जरिए ज्यादा डेटा आता था और वही चैनल सबसे ज्यादा सक्रिय भी थे। रिया ने उस पैटर्न को देखा और कहा कि यही हमारे असली रास्ते हैं। अगर हमें इस सिस्टम को गहराई से समझना है तो हमें इन्हीं चैनलों के जरिए जाना होगा। आरव ने कहा कि लेकिन यही सबसे ज्यादा मॉनिटर भी किए जाते होंगे। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि इसलिए हमें सीधे नहीं जाना है, हमें इनके आसपास रहकर काम करना होगा। दोनों कुछ देर तक उस संरचना को देखते रहे। अब उनके सामने केवल एक सिस्टम नहीं था, बल्कि कई रास्तों का एक जाल था, जहां हर रास्ता किसी न किसी निर्णय की तरफ जाता था। रिया ने धीरे से कहा कि अब तक हमने छोटे छोटे बदलाव किए हैं, लेकिन अगर हमें इस सिस्टम को पूरी तरह समझना है तो हमें इसके भीतर और गहराई में जाना होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और इसके लिए हमें एक बड़ा कदम उठाना होगा। रिया ने पूछा कि कैसा कदम? आरव ने कहा कि हमें एक ऐसा इनपुट देना होगा जो इस सिस्टम को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करे, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि यह हमें खतरे के रूप में पहचान ले। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही। उसने उस विचार को समझने की कोशिश की और फिर धीरे से कहा कि हमें एक ऐसा संकेत बनाना होगा जो सिस्टम के लिए नया हो लेकिन असामान्य न लगे। ये एक चुनौती थी। अब तक वे सिस्टम के ज्ञात पैटर्न के भीतर काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक नया पैटर्न बनाना था। रिया ने अपनी नोटबुक में कुछ स्केच बनाने शुरू किए। उसने उन सभी संकेतों को जोड़ा जो अब तक सबसे ज्यादा प्रभावी रहे थे और उन्हें एक नए क्रम में रखने की कोशिश की। वो ये देख रही थी कि अगर इन संकेतों को थोड़े अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो क्या यह सिस्टम उसे स्वीकार करेगा। आरव ने उसकी प्रक्रिया को ध्यान से देखा और कहा कि अगर यह काम करता है तो यह हमें सिस्टम के भीतर एक नई जगह तक ले जा सकता है। रिया ने हल्की आवाज में कहा कि और अगर नहीं किया तो यह हमें पहचान सकता है। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। यह वही क्षण था जहां जोखिम और संभावना एक साथ खड़े थे। रिया ने धीरे से कहा कि हमें यह करना होगा। आरव ने बिना कुछ कहे सिस्टम तैयार करना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उन्होंने वो नया पैटर्न तैयार कर लिया। ये कई छोटे संकेतों का संयोजन था, लेकिन उनका क्रम और समय अलग था। रिया ने स्क्रीन पर नजरें टिकाई और कहा कि तैयार। आरव ने बहुत सावधानी से वो इनपुट सिस्टम में भेजा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर हल्की गतिविधि दिखाई देने लगी। रिया ने तुरंत कहा कि यह प्रतिक्रिया दे रहा है। आरव ने ध्यान से देखा और कहा कि लेकिन यह सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है। अब सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में हलचल शुरू हो गई थी। यह एक सामान्य प्रक्रिया की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे सिस्टम इस नए पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा हो। रिया ने धीरे से कहा कि यह इसे पहचान नहीं पा रहा है। आरव ने कहा कि और यही हमारा मौका है। कुछ सेकंड बाद एक नया सेक्शन खुला। यह पहले कभी नहीं देखा गया था। रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि यह नया है। आरव ने उस सेक्शन को ध्यान से देखा और कहा कि शायद ये एक गहरी लेयर है
जहां केवल असामान्य पैटर्न ही पहुंचते हैं। रिया ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि हमने एक नया दरवाजा खोल दिया है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अब वे उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां से वापस जाना आसान नहीं था। रिया ने स्क्रीन पर उस नए सेक्शन को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें डेटा कम था, लेकिन वो बहुत संचित था। ये सामान्य लॉग्स जैसा नहीं था, बल्कि जैसे कोई निर्णय बनने से पहले की कच्ची जानकारी हो। रिया ने कहा कि ये शायद वो जगह है जहां निर्णय की शुरुआत होती है। आरव ने कहा कि यानी ये मूल स्तर है। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। अब उनके सामने सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा था जो अब तक पूरी तरह छिपा हुआ था। रिया ने कुछ सेकंड तक उस सेक्शन को देखा और फिर कहा कि हमें इसे तुरंत नहीं छूना चाहिए। आरव ने पूछा कि क्यों? रिया ने जवाब दिया कि क्योंकि ये नया है। अगर हमने इसे गलत तरीके से छुआ तो ये तुरंत हमें पहचान सकता है। आरव ने उसकी बात को समझा और कोई इनपुट नहीं दिया। दोनों कुछ देर तक केवल देखते रहे। अब उनके सामने एक नया रास्ता था, लेकिन उस पर चलने से पहले उन्हें और समझना था। रिया ने अपनी नोटबुक में लिखा, न्यू लेयर डिस्कवर्ड। उसने पेन रखा और स्क्रीन की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति थी। उसने धीरे से कहा कि अब ये खेल अगले स्तर पर पहुंच गया है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और अब हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि क्योंकि अब हम केवल सिस्टम के भीतर नहीं हैं। आरव ने उसकी बात पूरी की और कहा कि अब हम उसके मूल तक पहुंचने लगे हैं। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। स्क्रीन अब भी चल रही थी। डेटा अब भी बदल रहा था। कमरे में दोपहर की रोशनी अब हल्की पड़ने लगी थी, लेकिन रिया और आरव के लिए समय का प्रवाह अब केवल एक बाहरी चीज रह गया था। उनके सामने खुली स्क्रीन पर जो नया सेक्शन दिखाई दे रहा था, वही अब उनकी पूरी दुनिया बन चुका था। रिया कुर्सी पर आगे झुककर बैठी थी और उसकी आंखें उस गहरी लेयर पर टिकी थी जिसे उन्होंने अनजाने में खोल दिया था। अब तक जो कुछ उन्होंने देखा था वो इस सिस्टम की सतह और उसके भीतर की प्रक्रियाएं थी, लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें ऐसा लगा कि वे उसकी जड़ के करीब पहुंच रहे हैं। रिया ने धीरे से कहा कि ये जगह बाकी सबसे अलग है। उसकी आवाज में उत्साह नहीं था, बल्कि एक सावधानी थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रही हो जिसे छूने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आरव ने भी उसी सेक्शन को ध्यान से देखा और कहा कि यहाँ का डेटा बहुत कम है, लेकिन जो है वो बहुत व्यवस्थित है। ये ऐसा नहीं लगता कि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कुछ ऐसा है जो केवल तब सक्रिय होता है जब कोई असामान्य स्थिति होती है। रिया ने अपनी नोटबुक खोली और जल्दी जल्दी कुछ लिखना शुरू किया। उसने इस लेयर के व्यवहार को समझने की कोशिश की और फिर कहा कि ये शायद एक तरह का कोर लेवल है जहां केवल चयनित इनपुट ही पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि यहां आने वाला हर संकेत पहले कई स्तरों से गुजर कर आता है और इसलिए यहां की हर जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आरव ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि और यही वजह है कि यहां इतनी कम गतिविधि है। ये जगह केवल तब सक्रिय होती है जब कोई निर्णय बनने से पहले अंतिम स्तर पर पहुंचता है। रिया ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने कहा कि अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम अब उस बिंदु पर हैं जहां से पूरे सिस्टम की दिशा तय होती है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये वही क्षण था जहां समझ एक नए स्तर पर पहुंच रही थी। रिया ने धीरे से कहा कि हमें यहां बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर हमने यहां कोई गलत कदम उठाया तो ये पूरा सिस्टम हमें पहचान सकता है। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि और शायद हमें पूरी तरह बाहर कर देगा। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। अब उनके सामने एक नया रास्ता था, लेकिन वो रास्ता पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। रिया ने स्क्रीन पर उस लेयर को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि यहां आने वाले संकेत पहले की तरह स्पष्ट नहीं है। वे अधिक संक्षिप्त है, लेकिन उनके बीच संबंध बहुत मजबूत है, जैसे हर संकेत किसी बड़े निर्णय का हिस्सा हो। उसने धीरे से कहा कि ये किसी तरह का प्रीडिसीजन स्टेट हो सकता है,
यहाँ चीजें अभी तय नहीं होती, लेकिन यहीं से उनका अंतिम रूप बनना शुरू होता है। आरव ने कहा कि इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ कुछ बदल सकें तो हम पूरे निर्णय को उसकी शुरुआत में ही मोड़ सकते हैं। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि लेकिन यही सबसे जोखिम भरा हिस्सा है। अब तक वे सिस्टम के भीतर रहकर सुरक्षित तरीके से छोटे बदलाव कर रहे थे, लेकिन यहां हर कदम का असर बहुत बड़ा हो सकता था। रिया ने अपनी नोटबुक में लिखा कि कोर लेयर इक्वल्स मैक्सिमम इंपैक्ट एंड मैक्सिमम रिस्क। उसने पेन रखा और कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि हमें यहां सीधे कुछ नहीं करना चाहिए। आरव ने पूछा कि क्यों? रिया ने जवाब दिया कि क्योंकि ये लेयर बहुत संवेदनशील है। अगर हमने यहां कुछ भी असामान्य किया तो ये तुरंत हमें पहचान लेगी। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि तो हमें वही करना होगा जो हमने पहले किया था, लेकिन और ज्यादा सटीकता के साथ। रिया ने कहा कि हमें इसके बाहर रहकर इसे प्रभावित करना होगा। ये एक और नई रणनीति थी। अब वे इस कोर लेयर को सीधे नहीं छूना चाहते थे, बल्कि उसके आसपास के संकेतों को इस तरह बदलना चाहते थे कि यहां पहुंचने वाली जानकारी खुद ही बदल जाए। रिया ने स्क्रीन पर उन सभी इनपुट्स को चिन्हित करना शुरू किया जो इस लेयर तक पहुंच रहे थे। उसने देखा कि हर संकेत कई स्तरों से गुजरकर यहां आता है और हर स्तर पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है। उसने कहा कि अगर हम उन शुरुआती स्तरों पर काम करें तो हम यहां आने वाले संकेतों को बदल सकते हैं। आरव ने कहा कि और तब हमें इस लेयर को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि यही सबसे सुरक्षित तरीका है। कुछ देर तक दोनों ने उस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखा। उन्होंने उन सभी रास्तों को चिन्हित किया जिनके जरिए संकेत इस लेयर तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे एक पूरा मैप तैयार हो गया। अब उन्हें पता था कि कौन सा रास्ता किस तरह के संकेत को लेकर आता है और किस तरह का बदलाव कहां असर डाल सकता है। रिया ने कहा कि अब हमारे पास एक नक्शा है। आरव ने कहा कि और अब हमें यह तय करना है कि हमें किस रास्ते से आगे बढ़ना है। रिया ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो कम सक्रिय था लेकिन स्थिर था। उसने कहा कि हमें इसी रास्ते से काम करना चाहिए। आरव ने पूछा कि क्यों? रिया ने जवाब दिया कि क्योंकि ये कम मॉनिटर होता है और यहां छोटे बदलाव ज्यादा आसानी से स्वीकार किए जा सकते हैं। आरव ने उसकी बात को समझा और सिस्टम तैयार किया। इस बार उन्होंने बहुत छोटा और बहुत सटीक बदलाव किया। यह बदलाव उस रास्ते के शुरुआती स्तर पर था। रिया ने तुरंत स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर धीरे धीरे उस रास्ते पर संकेतों का प्रवाह बदलने लगा। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन अब वे उसे पहचान सकते थे। रिया ने धीरे से कहा कि यह बदल गया है। आरव ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा कि और अब हमें देखना है कि यह कोर लेयर तक कैसे पहुंचता है। कुछ मिनटों बाद वही संकेत उस गहरी लेयर तक पहुंचे। इस बार उनमें हल्का सा फर्क था। रिया ने ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चमक आई। उसने कहा कि यह असर कर रहा है। आरव ने कहा कि और हमने इसे छुए बिना किया है। अब दोनों पूरी तरह शांत थे। यह पहली बार था जब उन्होंने इस स्तर पर प्रभाव डाला था। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि अब हमें समझ में आ गया है कि इसे कैसे नियंत्रित करना है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि लेकिन अब सवाल यह है कि हम इसका उपयोग किस लिए करेंगे। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही। उसने खिड़की की तरफ देखा और बाहर की दुनिया को महसूस किया। फिर उसने धीरे से कहा कि अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं तो अब यह केवल समझ का खेल नहीं रहा। आरव ने उसकी बात पूरी की और कहा कि अब यह निर्णय का खेल है। कमरे में फिर वही शांति फैल गई, लेकिन इस बार उस शांति में एक अलग तरह की गंभीरता थी। अब वे जानते थे कि वे क्या कर सकते हैं। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी और कमरे के भीतर एक ऐसी गहराई उतर चुकी थी जहां हर विचार पहले से ज्यादा स्पष्ट और भारी महसूस हो रहा था। रिया टेबल के पास बैठी थी और उसकी नोटबुक खुली हुई थी, लेकिन इस बार वो केवल नोट्स नहीं देख रही थी,
बल्कि उन सभी पैटर्न्स को जोड़कर एक बड़ा चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ घंटों में जो कुछ सामने आया था, उसने इस पूरे सिस्टम को देखने का नजरिया बदल दिया था। अब यह केवल एक छिपा हुआ नेटवर्क नहीं था, बल्कि एक ऐसा ढांचा था जो निर्णयों की शुरुआत से लेकर उनके अंतिम परिणाम तक हर स्तर पर मौजूद था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वे उस स्तर तक पहुंच चुके थे जहां से इस पूरे ढांचे की दिशा को प्रभावित किया जा सकता था। आरव स्क्रीन के सामने खड़ा था और उसने उस ओर लेयर के आसपास के सभी इनपुट चैनलों को एक साथ मैप कर लिया था। अब उसके सामने एक स्पष्ट संरचना थी जिसमें हर रास्ता, हर संकेत और हर प्रतिक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा कि अब हमारे पास पूरा नक्शा है, लेकिन नक्शा होना और रास्ता तय करना दो अलग चीजें हैं। उसकी आवाज में वही स्थिरता थी, लेकिन अब उसमें एक गंभीरता भी जुड़ गई थी, क्योंकि वह जानता था कि अगला कदम केवल तकनीकी नहीं होगा। रिया ने उसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने कहा कि अब तक हमने केवल यह समझा है कि यह सिस्टम कैसे काम करता है और इसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यह सवाल पहले भी उनके सामने आया था, लेकिन अब वो और ज्यादा स्पष्ट और जरूरी हो चुका था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। स्क्रीन अब भी चल रही थी, डेटा अब भी बदल रहा था, लेकिन अब वो केवल जानकारी नहीं था, वो एक संभावित भविष्य था जिसे बदला जा सकता था। रिया ने अपनी नोटबुक में एक नया सेक्शन शुरू किया और लिखा, इंटेंडेड डायरेक्शन। उसने कहा कि हमें पहले यह तय करना होगा कि हम इस सिस्टम को किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बिना दिशा के किया गया कोई भी हस्तक्षेप केवल अराजकता पैदा करेगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि और अगर ये अराजकता फैलती है तो इसका असर केवल सिस्टम तक सीमित नहीं रहेगा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि हमें यह समझना होगा कि यह सिस्टम किन चीजों को प्रभावित कर रहा है। अब तक हमने देखा है कि यह निर्णयों को नियंत्रित करता है, लेकिन हमें यह जानना होगा कि वे निर्णय किस तरह की दुनिया बना रहे हैं। आरव ने तुरंत सिस्टम के उस हिस्से को खोला जहां निर्णयों के परिणाम दर्ज होते थे। उसने पिछले कुछ समय के डेटा को एक साथ जोड़ा और उनके प्रभाव को ट्रैक करना शुरू किया। धीरे धीरे एक नई तस्वीर सामने आने लगी। यह स्पष्ट था कि इस सिस्टम के फैसले केवल तकनीकी या आर्थिक नहीं थे, बल्कि उनका असर वास्तविक दुनिया में भी दिखाई दे रहा था। रिया ने उस डेटा को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक नई गंभीरता आ गई। उसने कहा कि इसका मतलब है कि हम केवल एक सिस्टम को नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकते हैं। आरव ने कहा कि और यही वजह है कि हमें बहुत सावधान रहना होगा। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने कहा कि अगर हम इसे केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम भी उसी का हिस्सा बन जाएंगे जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आरव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और धीरे से कहा कि इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। रिया ने नोटबुक में लिखा, कंट्रोल विदाउट करप्शन। उसने पेन रखा और कहा कि हमें इस सिस्टम को बदलना है, लेकिन इस तरह कि ये और ज्यादा संतुलित और निष्पक्ष बने। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह सिस्टम पहले से ही अपने तरीके से संतुलन बनाए रखता है। रिया ने जवाब दिया कि लेकिन वो संतुलन सही नहीं भी हो सकता। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। अब यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं रही थी, ये एक नैतिक चुनौती बन चुकी थी। कुछ देर बाद रिया ने स्क्रीन की तरफ देखा और कहा कि हमें एक ऐसा परीक्षण करना होगा जो केवल दिशा को बदले, परिणाम को नहीं। आरव ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। रिया ने समझाया कि हमें ऐसा बदलाव करना होगा जिससे सिस्टम का निर्णय लेने का तरीका बदले, लेकिन उसका तत्काल परिणाम वैसा ही रहे, ताकि सिस्टम को कोई खतरा महसूस ना हो। यह एक जटिल विचार था, लेकिन उसमें गहराई थी। आरव ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने कहा कि अगर हम प्राथमिक संकेतों के वजन को थोड़ा बदल दें तो यह संभव हो सकता है।
रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और यही सबसे सुरक्षित तरीका होगा। दोनों ने मिलकर उस सेकेंडरी लेयर को फिर से खोला जहां संकेतों का क्रम और वजन तय होता था। उन्होंने उन संकेतों को चिन्हित किया जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते थे और फिर बहुत सावधानी से उनके वजन को थोड़ा सा बदलने की योजना बनाई। रिया ने स्क्रीन पर नजरें टिकाई और कहा कि हमें बहुत सटीक होना होगा। आरव ने धीरे धीरे इनपुट तैयार किया और उसे सिस्टम में भेजा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हुई। इस बार बदलाव बहुत सूक्ष्म था। संकेतों का क्रम लगभग वही था, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा अलग था। रिया ने ध्यान से देखा और कहा कि यह काम कर रहा है। आरव ने कहा कि और सिस्टम ने इसे खतरे के रूप में नहीं लिया। अब दोनों के चेहरे पर एक अलग तरह की शांति थी। यह पहली बार था जब उन्होंने बिना किसी अस्थिरता के सिस्टम की दिशा को बदला था। रिया ने धीरे से कहा कि अब हमें समझ में आ गया है कि इसे कैसे बदलना है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और अब हमें यह तय करना है कि हम इसे कितना बदलना चाहते हैं। रिया ने खिड़की की तरफ देखा और बाहर फैली रात को कुछ सेकंड तक महसूस किया। उसने कहा कि अब हम उस बिंदु पर हैं जहां से वापस जाना संभव नहीं है। आरव ने कहा कि और आगे बढ़ना भी आसान नहीं है। रिया ने हल्की मुस्कान दी और कहा कि लेकिन अब हमारे पास विकल्प है। कमरे में फिर वही शांति फैल गई, लेकिन इस बार उस शांति में डर नहीं था। वो एक निर्णय से पहले की शांति थी। अब वे केवल समझ नहीं रहे थे, अब वे तय करने वाले थे। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।